कि कोरोना दौर में कितने सारे लोग चले गए सिर्फ इसलिए कि अपने देश में बेहतर हेल्थ सर्विसेज नहीं थी, समय पर जांच पड़ताल इसकी नहीं हो पा रही। अभी रतनलाल जी ने शिक्षा की बात की, तो इस देश की जो बेसिक समस्या रही है और अभी भी है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता है। हमारे संविधान में भी जो उद्देशिका में जो सबसे पहले बात रखी गई है वो यही रखी गई है कि समानता हो, स्वतंत्रता हो, भ्रातृत्व हो। लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी, संविधान लागू होने के इतने साल भी वो इस देश से गायब होती जा रही है और खत्म होती जा रही है। और प्रचारित ये हो रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हमारे साथियों ने जो कुछ बोला है मैं आज इसको रिपीट नहीं करने जा रहा हूं। मैं बिल्कुल अलग एक विषय आज उठाना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि जो हमारे साथियों ने बोला वो बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मूल्यवान है और आप लोगों ने बहुत ध्यान से उसको सुना है। मुझे विश्वास है कि आप जरूर इसका पालन करेंगे। आज जब रतनलाल जी बोल रहे थे अंग्रेजी में शिक्षा की बात, तो मुझे याद आया कि कुछ साल पहले मैं इसी हाल में बोल के गया था कि आप लोग अपने आमदनी के पैसे का एक हिस्सा अपने बच्चों के अंग्रेजी में शिक्षा पर खर्च कीजिए, अंग्रेजी में बच्चों को पढ़ाइए। और दूसरी बात मैंने कही थी कि पूरे सीमांचल में गांव-गांव, कस्बे-कस्बे स्टडी सर्किल नुमा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कीजिए। ये भी मैंने कहा था, गिरजा बाबू को याद होगा। मुझे पता नहीं कि स्टडी सर्किल या इस तरह का ग्रुप बनाकर कोशिश की गई कि नहीं, कस्बों में, गांव में अंग्रेजी स्कूलों को कितना खोला गया, शिक्षा के विस्तार में लोगों ने कितना कंट्रीब्यूट किया। और आप सबको अपने बच्चों के लिए क्या बेहतर अंग्रेजी स्कूल मिले या नहीं मिले मैं नहीं जानता, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमारे कुछ मित्रों ने आज कही है। दोस्तों, अब थोड़ी बात मंडल कमीशन के हवाले आज की राजनीतिक परिस्थितियों पर बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जब मैं इधर से देख रहा था तो मुझे बाबा साहब की तस्वीर नहीं दिखाई पड़ी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सब देख रहा हूँ बाबा साहब किधर है, तो पता चला कि एक बड़ी तस्वीर लगी हुई है। हमें गिरजा बाबू ने बताया। मैंने पूछा कि आप लोगों ने बाबा साहब की तस्वीर कहाँ लगी, तो उन्होंने कहा नहीं बहुत बड़ी तस्वीर है। मैंने कहा अच्छा, इधर जगदेव बाबू की है। तो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मंडल कमीशन भी है बाबा साहब के कारण ही। ये आप लोगों में से शायद बहुत कम लोगों को अंदाज होगा। भारतीय संविधान की आर्टिकल 340, अगर भारतीय संविधान की आर्टिकल 340 न होती तो इस देश में पिछड़ों के आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं होता। जो सत्ता 47 के बाद अपने देश में स्थापित हुई, उसके जितने बड़े नेता थे वो ओबीसी नाम के किसी भी ग्रुप को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। पिछड़ा वर्ग जिसे कहते हैं उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे। एससी एसटी का रिजर्वेशन हो चुका था क्योंकि उसकी एक निरंतरता उसमें थी, एक कंटिन्यूटी में बातें चली आ रही थी। पूरा पैक्ट से, आजादी की लड़ाई के समय से ही इस देश में आरक्षण बहुत पहले से था, साहू जी महाराज के समय से था। इसके बावजूद जब सत्ता स्थापित हुई कांग्रेस पार्टी की, जो आज बड़ी मासूम बनी हुई है इसलिए कि उसके पास सत्ता छिप गई है, वो कह रही है कि हम देश को फिर से ठीक बनाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आपको सत्ताबुद्धि आई, लेकिन जब 47 में आपके पास सत्ता आई तो आपने उस पूरी ट्रेडिशन को भुला दिया और आर्टिकल 340 को भी बाद में संविधान लागू होने के बाद भुला दिया गया था। बाबा साहब ने बार बार उसको चिन्हित किया, उसको आइडेंटिफाई किया। और बाबा साहब ने जब नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दिया, नेहरू कैबिनेट से जब इस्तीफा दिया तो बहुत सारे लोगों को ये केवल मालूम रहता है कि उन्होंने
हिंदू कोड बिल के कारण केवल इस्तीफा दिया, बिल्कुल नहीं। सिर्फ हिंदू कोड बिल नहीं था, 3 बड़े मुद्दे थे जिसकी वजह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। पहला था हिंदू कोड बिल, दूसरा था भारत की विदेश नीति से गहरी असहमति, और तीसरा मुद्दा था आर्टिकल 340 के हिसाब से, आर्टिकल 340 की रोशनी में जो पिछड़े वर्ग हैं उनके आइडेंटिफिकेशन और उनके लिए एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्रवाई शुरू करने का मसला। तो बाबा साहब के इन एफर्ट्स का दबाव पड़ा। हम सब जानते हैं कि कैसे काका कालेलकर आयोग बना, और काका कालेलकर को आयोग बना था वो कैसे उसने रायता फैलाया पूरे के पूरे एफर्मेटिव एक्शन के सारे एफर्ट्स को, वो सब भी आप जानते हैं। तो उसके बाद काफी वर्ष बाद मंडल कमीशन की बात सामने आई, और आदरणीय बीपी मंडल साहब के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में ये आयोग गठित हुआ। तो मैं जानबूझकर आपको संक्षेप में उस हिस्ट्री की तरफ ले जा रहा था जिस हिस्ट्री का रिश्ता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से है और पिछड़ों के आरक्षण का भी है, उससे जुड़ा हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं, और हमारे देश के बड़े नेता ही नहीं, आम लोग ही नहीं, बल्कि इस देश के एकेडमिशियन भी, इस देश के विद्वान भी, इस देश के संपादक भी, इस देश के पत्रकार भी, कि मंडल कमीशन सिर्फ आरक्षण का दस्तावेज है। जैसे ही आप नाम लेते हैं मंडल कमीशन, तो लोगों के दिमाग में एक तस्वीर उभरती है कि पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण। अब यह भी गलत है। अब आम जनता न पढ़े तो बात समझ में आती है, क्योंकि उसकी पढ़ने की आदत नहीं है, उसको पढ़ने दिया नहीं गया, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था इस देश में नहीं थी। इस देश में लोगों को शिक्षित होने से प्रतिबंधित किया गया था, शिक्षा का अधिकार कुछ ही लोगों को था, इसलिए पढ़ने की आदत नहीं है आम जनता को। किताब उपलब्ध है बाजार में, लेकिन लोग 13-14 तरह के जूते खरीद लेते हैं पैसा होने पर, 50 साड़ियां, 10 सूट खरीद लेते हैं, लेकिन किताब खरीदने में कोताही करते हैं। तो मंडल कमीशन के बारे में अगर आम आदमी को ये नहीं मालूम है कि मंडल कमीशन क्या है, तो बात समझ में आती है। लेकिन जब मैं शंभू कुमार की तरह या रतन लाल की तरह थोड़ा और कम उम्र का था, तो मंडल कमीशन को लेकर जो बाजार में प्रतिक्रियाएं हो रही थी, समाज में जो उथल-पुथल मची थी, उस दरमियान एक बार मैंने तय किया, मुझे याद नहीं आ रहा है सन कौन सा था, कि मैं 6 बड़े अंग्रेजी के संपादकों से ये पूछूंगा कि मंडल कमीशन आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। और मैंने साहस करके, बल्कि उनसे भी कम उम्र का था, मैंने साहस करके भारत के 6 बड़े अंग्रेजी अखबारों के बड़े संपादकों से पूछा, जो प्रधानमंत्रियों को सलाह देते हैं, जो राष्ट्रपतियों के साथ विदेश यात्रा पर जाते हैं हमेशा, ऐसे लोगों से पूछा कि सर आपने मंडल कमीशन पर तो बड़े बड़े एडिटोरियल लिखे हैं अखबार में, मंडल कमीशन की बड़ी निंदा की है, उसको फालतू बात कही है, क्या आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है? तो आप जानते हैं 6 में केवल 1 संपादक ने कहा कि हाँ पढ़ी है, 5 ने कहा कि नहीं पढ़ी है, लेकिन वे सारे लोग अपने अखबारों में बताते थे कि कैसे मंडल कमीशन खतरनाक बात है और बहुत बुरी चीज है, जात पात फैला रहा है ये आयोग। और हिंदी के संपादकों की तो बात ये थी कि वो तो पढ़ने लिखने से कोई उनको मतलब ही नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब ये है, भैया जरा सा ये थोड़ा सा कम कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि मंडल कमीशन केवल आरक्षण का दस्तावेज नहीं है, इसकी जो 40 रिकमेंडेशंस हैं, 40 सिफारिशें, उसमें आरक्षण से जुड़े जो मसले हैं केवल उनको ही टच किया गया। किसी मित्र ने सही कहा कि जाति जनगणना के प्रश्न को लिया गया है, लेकिन जाति जनगणना के प्रश्न को बिहार में लिया गया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किसी भी एक राज्य में जाति जनगणना का अगर काम होता है
चीज हो सकती है, लेकिन केंद्रीय नौकरियों में पूरे भारत के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान के मत के अनुसार जो जाति जनगणना है या कोई भी जनगणना, वो केवल भारत के जनगणना आयुक्त के कार्यालय से जो की जाएगी उसे ही वैध माना जाएगा, उसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। वैलिडिटी केवल उसी की होगी। एक बार मैं भारत के जनगणना आयुक्त से बात कर रहा था, इसके पहले वाले संभवतः जो थे, तो मैंने ये सवाल किया कि अगर कोई राज्य जनगणना कराना शुरू कर दे जाति के आधार पर तो उसकी क्या वैलिडिटी होगी? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो अपने राज्य में कुछ योजनाएं चला सकता है उसके आधार पर, लेकिन इससे यूपीएससी का मामला नहीं प्रभावित होता है। इससे जो बड़ी नौकरियां हैं, जो बड़े नीतिगत फैसले केंद्र के हैं, पार्लियामेंट में बनने वाले कानून जो हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए बिहार सरकार अगर ये करा रही है अच्छी बात है, लेकिन बिहार सरकार में शामिल पार्टियों को ये चाहिए कि वो केंद्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना के जो छूटा हुआ एजेंडा है उसको आगे ले जाएं और उसको अखिल भारतीय स्तर पर लड़ाई का बड़ा मुद्दा बनाएं, जैसा कि किसी और किसी ने कहा। मैं बिल्कुल बात से सहमत हूं। इस देश में आप कल्पना कीजिए, इस देश की सरकार का, कि वो सीए पर और एनआरसी पर इतना बड़ा कानून बना सकती है, इतना बड़ा अभियान छेड़ सकती है, तमाम विरोधों के बावजूद। सीए एनआरसी अभी कह रहे हैं कि कोरोना अब चला गया, अब सीए एनआरसी जल्दी लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीए एनआरसी से हिंदू और मुसलमान के बीच, गरीब और गरीब के बीच दूरी बढ़ाने में वो सफल होंगे। वो जिसको हिंदुत्व राष्ट्र कहते हैं, वो हिंदुत्व राष्ट्र नहीं है, वो दरअसल 3 वर्णों का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। 15-20% लोगों का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, 85-80% लोगों के खिलाफ देश बनाना चाहते हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र के जुमले में, उसके झांसे में आप मत आइए। बार बार इस बात को मैं कहता हूं जहां भी जाता हूं कि अगर आप दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग अगर एक मोर्चे बंदी आप नहीं करते कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी ब्राह्मण बनिया गठबंधन का राष्ट्र है, अगर आप इसको नहीं प्रचारित करते तो जुमला जो हिंदू राष्ट्र का है वो आपको खा जाएगा, 80% आबादियों के भविष्य को तहस नहस कर देगा। तो ये बात भी समझने की है। तो दोस्तों, जो मंडल कमीशन की बात है कि ये 40 जो सिफारिशें थी, इसमें स्वयं जो सामाजिक न्याय की पार्टियां अपने को कहती हैं, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, आज मैं आलोचना कर रहा हूं केवल। हालांकि वो निंदा के पात्र लोग हैं जो अपने को सामाजिक न्याय की पार्टियां कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आलोचना कर रहा हूं और आगाह भी कर रहा हूं कि आपने अतीत में गलतियां इतनी की हैं कि आपकी गलतियों के कारण कांग्रेसियों की और सामाजिक न्याय की अपने को कहने वाली क्षेत्रीय पार्टियों की गलतियों के कारण ही भारत में भारतीय जनता पार्टी, मैं नाम लेकर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का राज कायम हुआ है, जो इस देश को जितना अभी नर्क है उससे भी बड़ा नर्क बनाने पर आमादा है, एक विशाल नर्क बनाने पर जो पार्टी आमादा है, और जो हिंदुत्व राष्ट्र कहती है, जैसा मैंने पहले कहा, वो सिर्फ 3 वर्णों का राष्ट्र बनाना चाहती है, और उसमें भी अमीरों का, केवल अमीरों का। तो ये जो सत्ता में आए लोग हैं, वो कांग्रेसियों की बेहूदगियों और दलित और पिछड़ों की सामाजिक न्यायवादी जो पार्टियां हैं, उनकी कमजोरियों के कारण, उनकी मूर्खताओं के कारण, उनके पास दृष्टिहीनता जो है, जिसकी तरफ रतनलाल जी ने इशारा किया, ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन इनके पास कोई दर्शन नहीं है, कोई विचार नहीं है, वरना ये फेलोशिप देते, इनके इलाके के लड़के, इनके समुदायों के लड़के देश विदेश जाकर पढ़ाई करते, शिक्षा पर ये जोर देते, लेकिन ये शिक्षा पर जोर नहीं दे रहे हैं, ये दूसरी सारी चीजों पर जोर दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि
मंडल कमीशन की जो 40 सिफारिशें हैं उसमें जो और सिफारिशें हैं वो क्या हैं? दोस्तों, मंडल कमीशन ने इस देश में भूमि सुधार की बात की थी, भूमि सुधार की बात की थी। और अगर 32वां नंबर की सिफारिश आप देखिए, ढांचागत बदलाव यहां शुरू होता है। मंडल कमीशन ने ढांचागत बदलाव नाम से एक सब सेक्टर है, एक उप शीर्षक से सारी की सारी सिफारिशें शुरू होती हैं। और अगर मैं भूलने जा रहा हूं तो जो 32वें नंबर की सिफारिश है वहां से 37वें नंबर की सिफारिश तक सिर्फ और सिर्फ सामाजिक आर्थिक जो मसले हैं समाज के, उत्पीड़ित समाजों के, उनको उठाए गए हैं। और उसमें कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए, ढांचागत बदलाव के लिए, सिर्फ केवल पिछड़ों के नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के निर्माण के लिए। भारत तरक्की तभी कर सकता है जब ये 52% लोगों की तस्वीर भी बदले और दलित और पिछड़े वर्ग तमाम जितने भी उत्पीड़ित समाज के लोग हैं उनको जमीनें उनको दी जाएं, उनको जमीनें दी जाएं, खेती के लिए जमीनें दी जाएं। इसके अलावा इसमें स्किल डेवलपमेंट की बात है जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार हाल के कुछ वर्षों से चिल्ला रही है। स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट दरअसल कुछ भी नहीं है सरकार का। लेकिन जिस स्किल डेवलपमेंट के बारे में मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है, अगर उसको आप ठीक से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वो अपने देश के लोगों के लिए सचमुच एक बेहतर ढांचागत बदलाव के लिए वो एक मुकम्मल प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर रही है, एक प्रकल्प प्रस्तुत कर रही है। लेकिन उस पर आप मुझे बताइए कि बिहार, उत्तर प्रदेश में कितने सालों से अपने आप को सामाजिक न्याय का प्रवक्ता कहने वाले, पैरोकार कहने वाले लोगों की सरकारें बनती आ रही हैं, लेकिन क्या उन लोगों ने भी मंडल कमीशन की सिफारिश नंबर 32 से लेकर 37 के बारे में कभी सोचा? क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उनको सलाह देने वाले लोग कौन हैं? IAS हैं। वो कौन सा लोग हैं? 15% लोगों के लोग हैं। मात्र 15% और 20% जो लोग हैं समाज के, उन्हीं वर्गों के लोग सलाहकार हैं सरकार चलाने वालों के। सरकार चाहे जिस पार्टी की बन जाए, उत्तर प्रदेश में अपने आप को समाजवादी कहने वाले लोगों की सरकार बनती है तो भी वही सलाहकार है। बिहार में गेरुआ झंडा वालों के बाद हरे झंडे वालों की सरकार बनती है तो भी उसी तरह के सलाहकार। मामूली बदलाव केवल होता है। तो आपको मंडल कमीशन की रिपोर्ट 32 और 37 के बीच के सारे जो मसले हैं वो भी नहीं दिखाई देते। आरक्षण भी ठीक से लागू नहीं होता है। जो आरक्षण लागू हुआ, और बिल्कुल सही कहा रतन लाल जी ने कि कांशीराम जी ने जितना मेहनत की मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू कराने में, वो बेहद उल्लेखनीय है जिसकी चर्चा नहीं होती। मैं उन दिनों दिल्ली में था बोट क्लब पर मैंने कांशीराम की अगुवाई में होने वाले धरने को देखा है। बड़ा धरना था कांशीराम जी का मंडल कमीशन के लिए, और देश के कई शहरों में इस तरह के कार्यक्रम हुए थे। मैं जनता पार्टी के नेताओं के कोशिशों का या जनता दल बाद में जो बना उनकी कोशिशों को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, लेकिन कांशीराम जी का भी योगदान कम नहीं है। अब यह अलग बात है कि कांशीराम की जो उत्तराधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने GST को ही खत्म कर दिया। उन्होंने GST को ही खत्म कर दिया है। तो जिस कांशीराम जी ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे महान दार्शनिक, महान विचारक को हिंदी हार्टलैंड में एक तरह से रीइन्वेंट किया, जिस डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को लंबे समय तक आजाद भारत की जितनी बनने वाली नई और पुरानी सरकारें थी उन्होंने उनको दफन करना चाहा था, कांशीराम जी ने उनको सचमुच उनको बिल्कुल जमीन पर उतार दिया था। अब वही कांशीराम जी के उत्तराधिकारी जो आज उत्तर प्रदेश में है, वो कांशीराम जी को ही उन्होंने दफन कर दिया है।
राजनीतिक रूप से। तो ये जो एक अजीब असलियत है अपने हिंदी हार्टलैंड की, अब ऐसे दौर में हिंदी हार्टलैंड में जो हिंदी हृदय स्थल है, उसमें सामाजिक न्याय की लड़ाई अगर कोई लड़े तो वो कैसे लड़े, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए यूं ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतने बड़े नेता नहीं बन गए हैं। वो इसलिए बने हैं कि आपके लोग आपको लीड करने लायक नहीं है। आपके लोगों को, आप लोगों को जो मौजूदा नेतृत्व है उससे बेहतर नेतृत्व चाहिए। उत्तर के मुकाबले दक्षिण में बेहतर नेता है। आप डीएमके के नेता एम.के. स्टालिन को देख लीजिए, आप केरल में पिनरई विजयन को देख लीजिए, वो धम लगाकर लड़ाइयां लड़ रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन उत्तर भारत में ये कुछ हो ही नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश 80 सीटों का राज्य है। लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन विपक्ष की दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी की एक बाएं पॉकेट में रहती है, एक दाएं पॉकेट में रहती है। दोनों पार्टियां जेबी पार्टियां बन गई हैं विपक्ष की। तो दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सामाजिक न्याय की दारोमदार, पैरोकार, सूत्रधार करने वाली अगर दोनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार से इस कदर डरे कि ये सरकार केंद्र की अगर दलितों और पिछड़ों के सारे अधिकारों को छीनने का कोई कदम बढ़ाती है, वो एक बयान तक नहीं देती है, एक धरना तक नहीं देती है, एक प्रदर्शन तक नहीं देती है। केंद्र की मौजूदा सरकार ने जो एक बहुत बड़ा कुकर्म किया, वो था 10% रिजर्वेशन फॉर EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। कौन भैया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है? अपर कास्ट के लोगों में, मुझे अपर कास्ट के लोगों से कोई नफरत नहीं है, मैं किसी से नफरत नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो अपर कास्ट के लोग उत्पीड़ित समाजों से नफरत करते हैं, दरअसल उनको भी नफरत ने एक बदतर इंसान बना दिया है। मुझे तो उनको भी लिबरेट कराने की इच्छा है। मैं चाहता हूं कि इस देश में इतना बेहतर समाज बने, इतना बेहतर निजाम आए, इतनी बेहतर सरकार आए कि जिन लोगों के अंदर उत्पीड़ित समाजों के प्रति नफरत है, उनको भी इंसान बनाया जा सके। तो मैं 10% वालों को भी नफरत नहीं करता, लेकिन भारत के संविधान में दोस्तों कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े अपर कास्ट के लोगों को आरक्षण दें। आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ों को ही केवल दिया जा सकता है। और EWS इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उसको वायलेट करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की दोनों पार्टियां, वो कौन सी पार्टियां हैं आप समझ रहे हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, किस बात से भाई कि वो लोग हमें वोट नहीं देंगे। बताइए, अब वो चुनाव में भी खर्चा लेकर परशुराम जयंती मनाने जा रहा था या परशुराम का मंदिर बनाने जा रहा था और अपने को कहता है समाजवादी। तो जब तक इतने धूर्त किस्म के लोग समाजवाद का डंका बजाएंगे और इस देश के पिछड़े उसको अपना नेता मानेंगे, तो यकीनन पिछड़ों का बंटाधार होना तय है। इसलिए दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आज के दौर में अगर सचमुच अपनी मुक्ति चाहते हैं तो आपको एक बेहतर नेतृत्व पैदा करना होगा, और वो नेतृत्व तभी पैदा होगा जब आपके बीच से पढ़े लिखे लोगों के हाथ में नेतृत्व आए। आपके बीच से अगर लंदन से पढ़कर लौटा हुआ कोई लड़का नेता बनेगा, राजनीति में जाएगा, जो काम अंबेडकर नहीं कर सके, क्योंकि अंबेडकर के समय आप जैसे लोग नहीं थे। आज की तारीख में इस देश के दलित और पिछड़े आम लोग
उस दौर के मुकाबले ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा ईमानदार हैं, ज्यादा तरफदार हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को वाकई आपके नेताओं से बहुत योग्य हैं। आप लोग माफ कीजिएगा, मैं आपके नेताओं से मिलता रहता हूं, वो इतने अयोग्य हैं, इतने जाहिल हैं, इतने बेहुदे हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है उन पर। आप उन्हीं लोगों के कारण आपकी बर्बादियां हुई हैं। अगर आप लोगों के बीच से कोई आदमी आता तो यह हाल आज नहीं होता। आज अम्बेडकर जैसे एक ऐसे संत की जरूरत है जो केवल आप लोगों के बारे में सोचे, जो समाज के बारे में सोचे, जो सभ्यता के बारे में सोचे। आज अरबपतियों की जरूरत नहीं है। अरबपति तो आप लोगों के बीच से आकर किसी अम्बेडकर के पीछे खड़े हो जाएंगे, लेकिन अम्बेडकर जैसा कोई संत नहीं मिलेगा। गांधी संत नहीं थे, सच पूछिए तो अम्बेडकर संत थे, असल संत थे। दलितों और पिछड़ों के बीच से आज संत एक पैदा करने की जरूरत है। एक नहीं, मैं कहता हूं हर राज्य में एक संत हो, 2 संत हो, 3 संत हो, वो नेतृत्व करेगा। नारायण गुरु की तरह संत, अम्बेडकर की तरह संत, ज्योतिबा फुले की तरह संत, जगदेव बाबू की तरह संत, कर्पूरी ठाकुर की तरह का संत, इस तरह के संत चाहिए। रैकेटियर्स नहीं चाहिए, दंगे नहीं चाहिए, दगाबाज नहीं चाहिए, फरेबी नहीं चाहिए, माइंडलेस नहीं चाहिए, बेदिमाग लोग नहीं चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब आपका नेता कैलिफोर्निया से पढ़कर आया हुआ कोई नौजवान बनेगा, जब आपका नेता लंदन यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया हुआ कोई नेता बनेगा और वो अंबानियों और अदानियों के दलालों को पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक जवाब देगा। पार्लियामेंट से लेकर जो सड़क तक जवाब नहीं दे सकता है, वो आज के इस दौर में जब साम्राज्यवाद की तमाम बड़ी शक्तियां भारत के बड़े कॉर्पोरेट के साथ कन्वर्ज कर रही हों, उस दौर में जो बिल्कुल पिटे हुए लोग हैं, दिमागों से बेदिमाग लोग, जिनके एडवाइजर दूसरे वर्गों के, वो दूसरे वर्णों के लोग हैं, वो यकीनन खड़े नहीं हो सकते। इसीलिए दोस्तों, साउथ के जो पिछड़े नेता हैं, साउथ के जो दलित नेता हैं, वो क्यों कामयाब हैं? कामयाब इसीलिए हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे ही नहीं हैं, उनके सारे एडवाइजर इंटेलेक्चुअल्स हैं, वैज्ञानिक हैं, टेक्नोक्रेट हैं। तो ये जो आज मैं बात कहना चाहता था, सिर्फ यही कि आप एक दिन में, 2 दिन में ये बदलाव नहीं कर सकते। आपके पास वक्त है। यकीनन जो आज जो सबसे बड़ा जो आपके सामने संकट है, जो हिंदुत्व राष्ट्र बनाने के लिए सक्रिय लोग हैं, आमादा लोग हैं, उनका जवाब देने के लिए तो फिलहाल जो विकल्प आपके पास मौजूद है, उसी से काम आपको चलाना होगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं? जो विकल्प मौजूद है, काम तो उन्हीं से चलाना पड़ेगा, लेकिन याद रखें कि वो आपके काम के लायक नहीं है। आपको उनसे बेहतर नेतृत्व की तलाश करनी होगी, और बेहतर नेतृत्व के निर्माण के लिए आपको कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। और उसके लिए जरूरी है कि अपने बच्चों की शिक्षा पर काम करें, अपने विधायकों पर, अपने सांसदों पर, अपने मंत्रियों पर दबाव डालें कि वो हर प्रखंड में कम से कम दो अच्छे अंग्रेजी स्कूल शुरू करें, 2 अंग्रेजी स्कूल शुरू करें। कर्पूरी ठाकुर ने अंग्रेजी का जब विरोध किया था, वो अलग दौर था, वो दौर खत्म हो चुका है, वहां वो काम लौटेगा नहीं। आज अंग्रेजी की जरूरत है। दलित वर्ग का लड़का, पिछड़े वर्ग का लड़का जब खर्राटे के साथ अंग्रेजी बोलेगा, तो वो कांग्रेस के जयराम रमेश हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अदानी अंबानी के स्कूल से निकले हुए एडवाइजर्स हों, उनके सामने वो कड़ा मुकाबला कर सकेगा। तो आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अंग्रेजी स्कूल खुलवाइए, और साथ में हर प्रखंड में 2 सरकारी बेहतर अस्पतालों की व्यवस्था करवाइए। कोई गांव न बचे जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र न हो।
कोई ऐसा गांव न बचे। केरल में आप जाकर देखिए, तमिलनाडु में जाकर देखिए, हर गांव के पास सरकारी अस्पताल है, लेकिन आप यहाँ नहीं है, और अगर है तो वो काम नहीं करता। इसलिए मैं और नहीं बोलना चाहता, आप लोग मिठाई भी खाइए, चाय भी पीजिए। इन शब्दों के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।